जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एंड शेयर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो 2025-26 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज विद्युत रासायनिक श्रेणी बताने वाले हैं। तो देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखा गया है। अर्थात जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें जो सक्रिय तत्व जिनकी सक्रियता ज़्यादा है उन्हें ऊपर रखा गया है, और जिनकी सक्रियता कम है उन्हें सक्रियता श्रेणी में नीचे रखा गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिनकी सक्रियता ज़्यादा है उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है, और जिनकी सक्रियता कम है उन्हें सबसे नीचे रखा गया है। इसी के घटते क्रम में इसे संयोजित किया गया है। और अगला स्टेप है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत तत्वों के विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की सक्रियता घटती है। यानी जो तत्व सबसे ऊपर है उसकी सक्रियता ज़्यादा है, जो तत्व नीचे है उसकी सक्रियता कम है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। यानी जो तत्व जितना ही ऊपर है उसकी सक्रियता उतना ही अधिक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को उनके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के मान के बढ़ते क्रम में रखा गया है। यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें जो तत्वों को उनके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के मानक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। जिनका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होगा उन्हें पहले रखा गया है, और जिनका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान ज़्यादा है उसे उसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। ये तो ऊपर वाली लाइन ही है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण हाइड्रोजन को मानक मानकर बनाया गया है। इस रासायनिक श्रेणी का जो मानक है वो हाइड्रोजन है। इसी हाइड्रोजन को मानकर ही ये श्रेणी बनाई गई है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए हैं उनकी सक्रियता अधिक होती है, तथा उन सभी तत्वों के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान ऋणात्मक होता है। यानी इस श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए हैं उनकी जो सक्रियता अधिक होती है, तथा उन सभी तत्वों के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 का मान जो है वो निगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। इस श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे रखे गए हैं उनकी सक्रियता कम होती है, तथा इन सभी तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन का मान धनात्मक होता है। इन सभी तत्वों में जैसे कापर हो गया, Hg हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, आरएमएल गोल्ड हो गया। यानी इस श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे हैं उनकी सक्रियता कम है, तथा उनके सभी तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन का मान धनात्मक होता है। आगे देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता का मान घटता है, तथा ऑक्सीकारक क्षमता का गुण बढ़ता है। यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता का मान घटता है, तथा ऑक्सीकारक क्षमता का गुण बढ़ता है। ये है यूपी बोर्ड 2025-26 के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपका अपना टॉपिक है संयोजकता आबंध सिद्धांत।
यानी इसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। यह उपसंयोजन यौगिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संयोजकता आबंध सिद्धांत, इस सिद्धांत को पॉलिंग ने बनाया था। पॉलिंग एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उपसंयोजन यौगिकों के उपसंयोजन बंध और गुणों की व्याख्या करने के लिए संयोजकता आबंध सिद्धांत बनाया गया है। यानी जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है वो पॉलिंग ने दिया है। इसे उपसंयोजन यौगिकों के जो उपसंयोजन बंध और उसके गुणों की व्याख्या करने के लिए संयोजकता आबंध सिद्धांत को बनाया गया है। आइए इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिए, संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसी को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी थ्योरी भी कहते हैं। पहली लाइन पहला पॉइंट देखिए, संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त ऑर्बिटल और लिगेंड के एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन से उपसंयोजन बंध का निर्माण होता है। यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत इस संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो रिक्त ऑर्बिटल यानी जो बैलेंस ऑर्बिटल होता है वो लिगेंड के एकाकी, यानी एकाकी मतलब यूनिट, युग्म मतलब पेयर, युग्म इलेक्ट्रॉन मुक्त ऑर्बिटल के मध्य अतिव्यापन से उपसंयोजन यौगिक बंध का निर्माण होता है। तो आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त ऑर्बिटल होता है। जो केंद्रीय मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, उसके पास रिक्त ऑर्बिटल होता है। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं। यानी जो केंद्रीय धातु होता है उसके पास रिक्त ऑर्बिटल होता है, खाली ऑर्बिटल होता है जिसमें रिक्त होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उसके पास रिक्त स्थान है, रिक्त है, ऑर्बिटल है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। लिगेंड के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। यह इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन दाता कहते हैं। यानी जो लिगेंड है उसके पास एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यह इलेक्ट्रॉन देता है। जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो इसे दाता कहेंगे, जो देता है उसे दाता कहेंगे, जो लेगा उसे ग्राही कहेंगे। जब केंद्रीय धातु परमाणु के sp_d यानी ये सब ऑर्बिटल होते हैं sp_df, जब केंद्रीय धातु परमाणु के sp_d रिक्त परमाणु ऑर्बिटल का लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन होता है तो संकर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। संकर यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है। जब केंद्रीय धातु परमाणु के sp_d रिक्त परमाणु ऑर्बिटल का लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन होता है तो संकर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इसमें एक S का एक ऑर्बिटल और P का 3 ऑर्बिटल यानी 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो इसकी जो ज्योमेट्री बन रही है वो टेट्राहेड्रल बन रही है। और उसी प्रकार देखिए इसमें भी 4 ऑर्बिटल हैं, सब ऑर्बिटल हैं, इसमें भी 4 सब ऑर्बिटल हैं। DS2 में एक D का है, 2 S का है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये स्क्वायर प्लेनर बना रहा है। और इसमें 6 हैं, ये शायद D2S2 होगा, शायद मिस्टेक हो गए हैं। इसमें देखिए 6 ऑर्बिटल हैं, एक S का, 3 इसका, 3 2 5, 5 2 7, कहीं से तो मिस्टेक हो रहा है। इसको चलिए बाद में देखते हैं।
अगला पॉइंट देखिए, उप सहसंयोजन यौगिकों में अतिव्यापन के फलस्वरूप दो प्रकार के उप सहसंयोजन यौगिक बनते हैं। उप सहसंयोजन यौगिकों में अतिव्यापन के फलस्वरूप दो प्रकार के उप सहसंयोजन यौगिक बनते हैं। बाह्य ऑर्बिटल संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक ऑर्बिटल संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए छठवां पॉइंट, शायद यही लास्ट पॉइंट है। जब अतिव्यापन में ND नंबर ऑफ रियल नंबर है, D ये ऑर्बिटल है, ND ऑर्बिटल अर्थात बाह्य ऑर्बिटल भाग लेते हैं। जब अतिव्यापन में ND यानी बाह्य ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो बाह्य ऑर्बिटल संकुल का निर्माण होता है। और जब आंतरिक n-1 D के एक पहले का ऑर्बिटल जब भाग लेता है यानी F ऑर्बिटल लेते हैं तो आंतरिक ऑर्बिटल संकुल का निर्माण होता है। यानी जब ऑर्बिटल में जब अतिव्यापन में बाह्य ऑर्बिटल भाग लेंगे तो बाह्य ऑर्बिटल संकुल का निर्माण होगा। यानी ये पहला वाला बाह्य ऑर्बिटल संकुल का निर्माण कब होगा, जब ND यानी बाह्य ऑर्बिटल भाग लेंगे अतिव्यापन में, तब बाह्य ऑर्बिटल संकुल का निर्माण होगा। और आंतरिक ऑर्बिटल संकुल का निर्माण कब होगा, जब आंतरिक ऑर्बिटल भाग लेंगे अतिव्यापन में, तब आंतरिक ऑर्बिटल संकुल का निर्माण होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।